हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के 5th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे होंगे और साथ ही नीट में आए पिछले 10 साल के पीवाईक्यू भी कवर कर रहे होंगे। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। चलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ये वीडियो छोटी जरूर है, वन शॉट है, लेकिन सफिशियंट है और इसमें वो सभी पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ भी स्किप नहीं हो रहा होगा। सीखते हैं क्या है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। मतलब डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, डीएनए से, इस वाले डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब ये डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ये हम ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म में देख रहे होंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात करते हैं कि डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे होंगे कि जैसे रिप्लिकेशन कंप्लीट डीएनए का हो रहा था, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीट डीएनए का होता है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि कंप्लीट डीएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। डीएनए का एक जो सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है इसी को हम जीन डिफाइन करते हैं, या इसी को हम जीन कह रहे होते हैं। इसके साथ अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करते हैं, इसको जूम करते हैं अलग से। तो इसके अंदर दो सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। तो क्या दोनों स्ट्रैंड्स एमआरएनए बना रहे होंगे या टीआरएनए बना रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों में से कोई एक ही स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन करती है। इसके दो रीजन होते हैं, दोनों रीजन को हम अलग अलग समझ रहे होंगे। तो चलिए सीखते हैं क्या है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी कर दिया जाता है वन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, और इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या है, कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल फॉलो होता है। यहाँ पे क्या होता है कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल, ए के सामने टी आना और सी के सामने जी आना कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल है, जो रिप्लिकेशन में भी फॉलो हुआ था। यहाँ पे अलग क्या है, क्योंकि वहां तो डीएनए से डीएनए बन रहा था, लेकिन यहाँ डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अलग ये होता है कि इसमें थायामीन के जगह पे अब यूरेसिल पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो एडेनिन के सामने अब थायामीन के जगह पर यूरेसिल आ रहा होगा। ये सिंपल सा अंतर होता है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, एक्सेप्ट the adenosine complements now form base pair with uracil instead of thiamine. The total DNA of an organism get duplicated, यानी रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन की बात करें तो पूरा का पूरा डीएनए डुप्लीकेट होता था, लेकिन इन ट्रांसक्रिप्शन only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA। मतलब क्या है कि बात करें अगर ट्रांसक्रिप्शन की, तो इसमें केवल डीएनए का एक सेगमेंट, और इस सेगमेंट में भी केवल एक स्ट्रैंड ही डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। Why both the strands are not copied during transcription has simple answer। फर्स्ट रीजन इसका है, one segment of the DNA would be coding for two different protein। मतलब क्या है कि अब इस डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट ले लिया है, और ये सेगमेंट के अगर दोनों स्ट्रैंड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगेंगे तो डीएनए का एक ही सेगमेंट दो प्रोटीन को कोड कर रहा होगा जो अलग अलग होंगी, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर मशीनरी को हैम्पर कर रहा होगा, कॉम्प्लिकेट कर रहा होगा। अगर बात करें दूसरे रीजन की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक डीएनए के स्ट्रैंड से एक आरएनए बनता था, अब दो डीएनए के स्ट्रैंड से दो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और दोनों आरएनए एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे। जब दो आरएनए एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे तो उनके बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जगह डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। दैट्स वाई डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है सेल के अंदर, और इवोल्यूशन में सेल अपने आप को इस तरीके से डेवलप की है कि उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन ना करना पड़े। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड would be complementary to each other would form a double standard RNA, और इससे प्रोटीन के फॉर्मेशन को इंटरप्ट कर दिया जाएगा, प्रिवेंट कर दिया जाएगा।
बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट? सिंपल सी आपको बताऊं तो डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बना रहा होगा, उस यूनिट को हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कह सकते हैं। तो डीएनए का वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो आरएनए बनाने जाता है, उसके पास क्या क्या होता है समझते हैं। पहले होता है प्रमोटर, उसके साथ होता है स्ट्रक्चरल जीन जिससे एक्चुअल में आरएनए बनता है, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। सबको अलग अलग समझ रहे होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए मतलब क्या है? डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए को जोड़ने के लिए एंजाइम यहां भी चाहिए। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम था वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था। मतलब क्या था कि वो एंजाइम डीएनए पर डिपेंड करके डीएनए को ही पॉलीमराइज कर रहा था। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये एंजाइम डीएनए पर डिपेंड तो करता है लेकिन आरएनए को पॉलीमराइज कर रहा होता है। तो एक एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब क्या है? जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन एक ही डायरेक्शन यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता था, वैसे सेम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करता है। स्ट्रैंड्स दैट हैज द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज ए टेम्पलेट। अब इसमें डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी वो टेम्पलेट के जैसे काम करेगा। टेम्पलेट के जैसे काम का मतलब क्या है कि ये वही डीएनए का स्ट्रैंड होगा जिससे एक्चुअल में आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। नीट सेकेंड 2016 में आ चुका है। अदर स्ट्रैंड्स which has the polarity 5 prime to 3 prime and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during the transcription। मतलब क्या है कि अब डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी ऑब्वियस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, अगर एक 3 से 5 है तो दूसरा 5 से 3 होगा, एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस एक ही चेंज होगा आरएनए जो बनेगा उससे, कि उस आरएनए में यूरेसिल होगा इन द प्लेस ऑफ थायामीन। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। यह डीएनए के दो अपने स्ट्रैंड्स हैं, एक ये वाला और ये दूसरा, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसको हमने टेम्पलेट बोल दिया। मतलब यही एक्चुअल में आरएनए बना रहा होगा, और जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है ये एक्चुअली में आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता है, और डीएनए का ये दूसरा स्ट्रैंड होता है। इसको नॉन टेम्पलेट भी कहते हैं और दूसरा कोडिंग भी कहते हैं। अब कोडिंग क्यों कहते हैं, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, और इस चीज को हम सीख रहे होंगे कि इस स्ट्रैंड को एक्चुअल में हम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कह रहे हैं। क्योंकि बेटा देखो सिंपल सी बात ये है कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो आरएनए का फॉर्मेशन किया है इसमें सब कुछ सेम होता है। ए के सामने क्या आना चाहिए? टी, लेकिन टी की जगह पे हो गया यू। टी के सामने आना चाहिए ए, इसके बाद जी के सामने आना चाहिए सी, सी के सामने आना चाहिए जी, टी की जगह ए आना चाहिए लेकिन यू आ गया है। फर्दर ए के सामने आना चाहिए टी और टी के सामने आना चाहिए ए, फिर जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी आना चाहिए लेकिन टी की जगह पे यू होगा क्योंकि ये आरएनए है। तो देख रहे हो जो इनका सीक्वेंस है, सिमिलर सीक्वेंस इनका भी है। यानी जो डीएनए का एक स्ट्रैंड बचा रह गया है और वो आरएनए को कोड नहीं करता है, वो सिमिलर सीक्वेंस रखता है आरएनए के। बस एक ही अंतर होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड में थायामीन होता है और नए बने हुए स्ट्रैंड के अंदर थायामीन के जगह पर यूरेसिल होता है। बाकी सब कुछ सेम होता है। ये भी 5 से 3 होता है और ये भी 5 से 3 ही होता है। इसलिए ये स्ट्रैंड जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता है, किसी भी आरएनए को कोड नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बना हुआ आरएनए इसी के सिमिलर होता है, इसीलिए हम इसको कोडिंग कह देते हैं। और ऐसा प्रतीत तो होता है, ऐसा लगता है कि बनने वाला आरएनए इसी से कोड हुआ हो, लेकिन इन एक्चुअल इससे कोड नहीं होता है। कोड तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम हो जाता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम हो जाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इससे बेटा मल्टीपल टाइम्स नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। This strand which does not code for anything is referred to as coding strand। मतलब बात कर रहे हैं इस स्ट्रैंड की, ये किसी को कोड नहीं करता है, ये एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता है, फिर भी हम इसको कोडिंग स्ट्रैंड्स कह रहे होते हैं। All the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand। अगर हमें पोलैरिटी डिफाइन करनी है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की तो वो इसी कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है इस पर्टिकुलर डायग्राम में समझ रहे हैं। हम कहते हैं जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर हमेशा 5th एंड पे होता है। तो किसके 5th एंड पे? कोडिंग के। प्रमोटर हमेशा 5th एंड पे होगा, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के 5th एंड पे होगा। हम कहते हैं टर्मिनेटर हमेशा 3rd एंड पे होता है। तो किसके 3rd एंड पे? कोडिंग स्ट्रैंड के 3rd एंड पे होगा। इसके साथ हम कहते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन होता है
वो 3 to 5 होता है और जो नए आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो कौन सा 5 और 3 प्राइम? यही कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब क्या है कि ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हो गए, ये प्रमोटर रीजन हो गया, ये टर्मिनेटर रीजन हो गया। बीच का जो जीन होता है जो एक्चुअल में एमआरएनए बनाता है उसको स्ट्रक्चरल जीन कहा हमने। तो जो प्रमोटर होगा हमेशा 5th एंड पे होगा किसके? कोडिंग स्ट्रैंड के। और जो टर्मिनेटर होगा हमेशा 3rd एंड पे होगा कोडिंग स्ट्रैंड के। और जो स्ट्रक्चरल जीन फॉर्मेशन कर रहा होगा एमआरएनए का ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड्स पोलैरिटी। तो ये जो स्ट्रैंड है यही एमआरएनए बना रहा होगा और ये बनने वाला एमआरएनए इसके सीक्वेंस के कोडिंग स्ट्रैंड्स के सीक्वेंस के सिमिलर होगा। एक ही अंतर होगा कि इस एमआरएनए में थायमाइन की जगह पर यूरेसिल पाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो प्रमोटर रीजन जहां पे होता है उससे इधर वाली जो जगह होती है इस पूरे रीजन को हम अप स्ट्रीम कहते हैं और इस प्रमोटर रीजन के इधर वाली जगह को हम डाउन स्ट्रीम कह रहे होते हैं। क्या होता है प्रमोटर रीजन? समझते हैं। एक्चुअली में प्रमोटर रीजन किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। तो ये डीएनए का सीक्वेंस ही तो होगा। तो प्रमोटर डीएनए का सीक्वेंस होता है। इसके साथ प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। मतलब क्या है कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसी प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करता है और यहां से जब इधर चल रहा होता है तो टर्मिनेटर स्ट्रैंड्स के अकॉर्डिंग ही एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा होता है। इसके अलावा डिफाइन करता है टेम्पलेट को। जिधर प्रमोटर होगा उधर टेम्पलेट रीजन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और कोडिंग स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है और इसी का फिल्टर कंटेंट यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। तो आप इसको पढ़ के इजीली देख सकते हैं। पढ़ने में टाइम अपना व्यस्त वो बेकार नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड जीन के बारे में। अब यहाँ पे जीन और सिस्टोन के बारे में बताया गया है। क्या होता है जीन और क्या होता है सिस्टोन? बच्चे मल्टीपल टाइम्स इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं लेकिन कंफ्यूजन एक बार में ही दूर करते हैं। क्या होता है जीन और सिस्टोन? तो बेटा सिंपल सी बात है कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बनाता है उसको हम जीन कह देते हैं। लेकिन डीएनए का वो सीक्वेंस जो केवल और केवल एमआरएनए बनाता है उसको हम सिस्टोन कहते हैं। तो मतलब सिस्टोन कुछ और नहीं, वो जीन है जो एमआरएनए बनाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी सिस्टोन जीन हो सकते हैं लेकिन सभी जीन सिस्टोन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जो जीन होंगे वो टीआरएनए और आरआरएनए बना रहे होंगे। लेकिन हम क्या उन जीन को सिस्टोन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। हम केवल उसी जीन को सिस्टोन कह सकते हैं जो जीन एमआरएनए बना रहा होगा। तो पढ़ते हैं द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल्स आर डिफाइंड एज जीन। सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। मतलब क्या है कि सिस्टोन डीएनए का वो सीक्वेंस है जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को कोड करता है। और हम जानते हैं पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को कोड करने के लिए जो आरएनए होता है वो एमआरएनए होता है। तो इनडायरेक्ट अगर इसकी डिफिनीशन निकालें तो हम सिस्टोन उस जीन को कहते हैं जो एमआरएनए को कोड करता है। एनसीईआरटी यहाँ इनडायरेक्ट वे में बात करती है। स्ट्रक्चरल जीन एज अ मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मतलब क्या है? जो बीच में स्ट्रक्चरल जीन है जो एक्चुअल में प्रोटीन बनाती है वो मोनोसिस्टोनिक भी हो सकती है और पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकती है। मतलब क्या है? वो एक एमआरएनए भी बना सकती है, वो मल्टीपल एमआरएनए भी बना सकती है। अगर स्ट्रक्चरल जीन एक एमआरएनए बनाती है देन उसको मोनोसिस्टोनिक जीन कहेंगे और वही स्ट्रक्चरल जीन अगर एक से ज्यादा एमआरएनए का फॉर्मेशन करती है देन उसको हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। ये मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक जीन पाए कहाँ जाते हैं? तो समझते हैं। ये जो मोनोसिस्टोनिक जीन होता है ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर यानी हमारे अंदर पाया जाता है और जो पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है मतलब वो जीन जो कई सारे एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा होगा ये बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक जीन के अंदर एक अलग कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। मतलब क्या है? यूकैरियोटिक जीन का जो अरेंजमेंट है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है। क्या होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट? समझते हैं। एक्चुअली में बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है वो डायरेक्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है और एमआरएनए डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर जो जीन है वो डायरेक्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता है। वो सबसे पहले एचएनआरएनए का फॉर्मेशन करता है और एचएनआरएनए के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं। सबसे पहले स्प्लाइसिंग के मैकेनिज्म से नॉन कोडिंग पार्ट को सेपरेट करना होता है और कोडिंग सेगमेंट को एक पास करना होता है। फिर जब कोडिंग सेगमेंट एक पास आ जाते हैं तब इसको एमआरएनए कहते हैं और फिर एमआरएनए कैपेबल होता है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। मतलब क्या है? स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जीन है वो स्प्लिट जीन नहीं है, नॉर्मल जीन होता है।
समझते हैं। इन यूकैरियोटिक द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैज इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, मतलब जो कोडिंग सीक्वेंसेस है वो इंटरप्टेड है। द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन है वो स्प्लिट जीन होता है। द कोडिंग सीक्वेंसेस आर एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सॉन, मतलब क्या है कि ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक है तो हमारे डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले जो आरएनए बनता है ये एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। अब इस आरएनए में एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन भी होते हैं। जो एक्सॉन होते हैं इस एक्सॉन को हम कोडिंग कहते हैं और जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन इंटरप्टेड होते हैं इंट्रॉन से। जो एक्सॉन होता है वो कोडिंग होता है, जो इंट्रॉन होता है वो नॉन कोडिंग होता है। स्प्लाइसिंग वो मैकेनिज्म है जिसमें नॉन कोडिंग पार्ट यानी इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन यानी कोडिंग पार्ट को जोड़ दिया जाता है। और जब कोडिंग पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम mRNA कह देते हैं और इस mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्या बैक्टीरिया में इस चीज़ की नीड है? तो बेटा बैक्टीरिया में इस चीज़ की कोई नीड नहीं है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है वो स्प्लिट नहीं है, नॉर्मल जीन है और वो डायरेक्ट कोडिंग सीक्वेंस ही देता है, मतलब एक्सॉन वाले सीक्वेंस ही देता है, यानी डायरेक्ट mRNA ही देता है। उसको किसी स्प्लाइसिंग की कोई नीड नहीं है। द कोडिंग सीक्वेंसेस आर एक्सप्रेस सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सॉन दैट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए, मतलब ये कोडिंग सीक्वेंस किस में आते हैं? मैच्योर या प्रोसेस आरएनए या फिर mRNA के अंदर होते हैं। यानी जो एक्सॉन्स है वो केवल mRNA के अंदर आते हैं। होते तो एक्चुअली में HNRNA के अंदर भी हैं, लेकिन उसके अंदर इंट्रॉन भी होता है। तो इंट्रॉन को जब हटा दिया जाता है तो HNRNA ही mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाई इंट्रॉन्स। एक्सॉन देखो किससे इंटरप्टेड होते हैं? इंट्रॉन से। इंट्रॉन या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए, मतलब क्या है? जो mRNA का फॉर्मेशन हुआ है इस mRNA में इंट्रॉन या फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं, क्योंकि एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं और उस स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म से इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब देखो ये पर्टिकुलर लाइन जो एनसीईआरटी में दी हुई है ये एक्चुअल में लैक ओपेरान को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो इसको हम लैक ओपेरान में ही देख रहे होंगे, यहाँ हम देख लेते हैं, बट यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत अधूरी जानकारी है। जब वहाँ कंप्लीट पढ़ रहे होंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा। तो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इसको कंप्लीट उसी पर्टिकुलर टॉपिक में कर रहे होंगे। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulator sequences of structural gene। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इसके पास प्रमोटर और रेगुलेटर सीक्वेंस भी होते हैं। जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं इनको हम लूजली डिफाइन कर देते हैं रेगुलेटरी जीन के जैसे, और ये किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं। तो अब ये क्या बात है यहाँ पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जब हम लैक ओपेरान सीख गए होंगे तो ये इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कितने टाइप के आरएनए होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया की, तो इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। बैक्टीरिया के अंदर 3 तरीके के आरएनए होते हैं। पहला होता है एमआरएनए। एमआरएनए में एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए में टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए में आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। All 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell। मतलब ये तीनों RNA ही जरूरी होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक सेल के अंदर। The mRNA provide the template। mRNA वही टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटीन बनती है। tRNA brings amino acid and read the genetic code। tRNA अमाइनो एसिड को लेके आता है अपने ऊपर, जेनेटिक कोड को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही अमाइनो एसिड को अरेंज कर देता है। rRNA प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, और rRNA स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्रोड्यूस करता है। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल 3 ऑफ द आरएनए इन बैक्टीरिया। मतलब क्या है कि इन तीनों आरएनए को बनाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर केवल एक ही एंजाइम है और वो काफी है। उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पर डिपेंड होकर आरएनए को पॉलीमराइज करने वाला एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, यानी इनिशिएशन। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो डीएनए होता है उसके 3 रीजन होते हैं, एक प्रमोटर,
दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। प्रमोटर रीजन के पास वो सीक्वेंस है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है और टर्मिनेटर रीजन पे ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। बीच में जो स्ट्रक्चरल रीजन होता है और उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वही इन एक्चुअल आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो जो प्रमोटर रीजन है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज का बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करना इनिशिएशन कहलाता है। इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सिमिलर टू रिप्लिकेशन। जैसे रिप्लिकेशन में एनर्जी और सबस्ट्रेट दोनों को प्रोवाइड करने का काम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का था, वैसे यहां भी सबस्ट्रेट और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का। एक्चुअली में वहां पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था क्योंकि वहां पे डीएनए बनाना था। यहां पे केवल न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है क्योंकि यहां पे आरएनए का फॉर्मेशन करना है। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। मतलब क्या है कि आरएनए का फॉर्मेशन जो होगा वो टेम्पलेट पे डिपेंड करेगा, डीएनए पर डिपेंड करता है। ये हर जगह टेम्पलेट डिपेंडेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि आगे हम अभी देख रहे होंगे कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में मतलब बिना डीएनए पर डिपेंड किए भी आरएनए का फॉर्मेशन किया जा सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जा सकता है। इसीलिए जहां पर न्यूक्लियोटाइड्स का जोड़ना टेम्पलेट पर डिपेंड करता है, डीएनए पर डिपेंड करता है, वहां टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर लिखा हुआ है। ये पॉलीमराइजेशन भी कंप्लीमेंटेरिटी रूल को फॉलो करता है, मतलब हमेशा ए के सामने यू आएगा और जी के सामने सी आएगा। इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, सी के सामने जी आएगा और यू के सामने ए आ रहा होगा। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ऑफ डीएनए इन कंटिन्यूअस इलोंगेशन। जैसा कि हमने रिप्लिकेशन में देखा कि डीएनए के दोनों चेन को सेपरेट करने के लिए एक अलग एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज, लेकिन यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए के दोनों चेन को सेपरेट करने के लिए काफी होता है और यही ओपनिंग ऑफ हेलिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Only a short stretch of RNA remain bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA fall off. So also the RNA polymerase. मतलब क्या है कि प्रमोटर रीजन पे RNA polymerase बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद स्ट्रक्चरल रीजन को पढ़ा, आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो आरएनए जो बन चुका है, नेसेंट है, नया बना आरएनए है, ये भी बाहर रिमूव हो जाता है और इसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी बाहर निकल जाता है। दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। अब हम समझते हैं हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटेलाइज ऑल द थ्री स्टेप्स विच इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मतलब आरएनए पॉलीमरेज अकेले कैसे तीनों काम कर लेता है, इनिशिएशन भी कर लेता है, टर्मिनेशन भी कर लेता है और इलोंगेशन भी कैसे कर लेता है, समझते हैं। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation। मतलब RNA polymerase हमेशा से कैपेबल रहा है बस एक काम करने के लिए और वो है इलोंगेशन। तो बाकी टर्मिनेशन और इनिशिएशन कैसे करता है, तो टर्मिनेशन के लिए ये टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ता है और इनिशिएशन के लिए ये इनिशिएशन फैक्टर से जुड़ता है और तब टर्मिनेशन और इनिशिएशन के लिए ये कैपेबल हो पाता है। समझते हैं। इट एसोसिएट्स ट्रांसिएंटली विथ इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर रो टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को ये इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से जुड़ता है और टर्मिनेशन फैक्टर रो से जुड़ता है टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन को। बैक्टीरिया के अंदर एमआरएनए को प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि एमआरएनए तो डायरेक्ट डीएनए से बनता है, कोई एचएनआरएनए नहीं बनता है। अगर बैक्टीरिया के अंदर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता, एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता तो यहाँ पे प्रोसेसिंग की नीड होती, बट बैक्टीरिया के अंदर तो डायरेक्ट एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई किसी भी प्रोसेसिंग की कोई नीड नहीं होती है। Also, since transcription and translation take place in the same compartment, there is no separation of cytosol in nucleus and bacteria। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह होते हैं। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना एक ही कंपार्टमेंट, एक ही चैम्बर में हो रहा होता है। रीजन क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस होता तो दोनों चीजें दो चैम्बर में होती, तो दोनों अलग अलग इवेंट होते। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया या मैं कहूं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों इवेंट जब एक ही सेल में होते हैं और एक ही चैम्बर, एक ही साइटोप्लाज्म में होते हैं तो दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, तो आरएनए की जो पूंछ है उसको पकड़ के ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस भी उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाती है।
there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. मतलब क्या है कि mRNA के पूरा बनने से पहले ही कई केसेस में ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया. मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में एक साथ चल सकते हैं. तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो सकता है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल हो सकता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया. अब पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्यों होता है. अब अलग से क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाता है. इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज. 2 अलग कठिनाइयां हैं. पहली कठिनाई की बात करेंगे, फिर दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे होंगे. देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस. मतलब क्या है, वहां पर एक ही आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सब काम कर दे रहा था. एमआरएनए बनाना हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, टीआरएनए बनाना हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर आरआरएनए बनाना हो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. लेकिन यहां पर अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की नीड होगी. तो चलिए समझते हैं किस आरएनए को बनाने के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, और इस पे मैचिंग का क्वेश्चन नीट में आपके आ चुका है. There are at least 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerases found in the organelles. There is a clear-cut division of labor. मतलब क्या है कि यहाँ चैम्बर अलग अलग होते हैं, न्यूक्लियस अलग होता है, साइटोप्लाज्म अलग होता है. RNA polymerase first transcribe RNA. मतलब क्या है, RNA polymerase first ट्रांसक्राइब करता है, बनाता है RNA को, और RNA में भी 28S, 18S और 5.8S RNA को बनाता है. एक न्यूमोरिक्स है जिसको याद रखेंगे 1, 2, 3 अपॉन RMT. मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो RNA को बनाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो mRNA को बनाता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो tRNA का फॉर्मेशन कर रहा होता है. तो RNA चाहे कोई सा भी हो, चाहे 28S हो, चाहे 18S हो, या फिर 5.8S हो. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हम यहां से देख रहे हैं टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरएनए और SNRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. वहीं बात करें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की, तो हम जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पॉलीमराइज करता है mRNA, और mRNA से पहले भी बना होता है HNRNA, यानी HNRNA और mRNA दोनों को ट्रांसक्राइब करने का काम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का होता है. तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA, दैट इज HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी यानी दूसरी कठिनाई का. तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड है उसके पास एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, और उसमें इंट्रॉन जो है वो नॉन फंक्शनल है. मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए जो बना है, ये आरएनए सबसे पहले एचएनआरएनए में बना है, और इसके पास दोनों सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग यानी इंट्रॉन भी है और कोडिंग एक्सॉन भी है. तो एक प्रोसेस स्प्लाइसिंग करना होगा जिसमें एक्सॉन को हम रहने देते हैं और इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, यानी नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कर देते हैं. A process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a defined order. HNRNA undergo additional processing called capping and tailing. अब इस स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के लिए HNRNA को स्टेबिलिटी देना जरूरी है, जिससे कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए और स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म परफॉर्म की जा सके. तो इस स्टेबिलिटी देने के लिए 2 इवेंट्स होते हैं, पहला है कैपिंग और दूसरा है टेलिंग. HNRNA undergoes additional processing called capping and tailing. In capping and an unusual nucleotide, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज एडेड टू द 5th एंड ऑफ HNRNA. जो आरएनए बना है इसके 5वें एंड पर जोड़ देते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और इस प्रोसेस को हम कैपिंग कहते हैं. इसके अलावा उसी HNRNA के 3rd एंड पर एडिनाइलिक एसिड के 200 से 300 मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है. अब यहाँ पे देखो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में. मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड है और इनको भी ऐड करना है, लेकिन इन न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए किसी भी डीएनए की जरूरत नहीं है, मतलब टेम्पलेट की जरूरत नहीं है. मतलब क्या है कि इनका एडिशन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में हुआ है. द फुली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA, और यही HNRNA जब प्रोसेस हो जाता है तो इसको हम mRNA कहते हैं. देखते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, मतलब एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन का पाया जाना स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, और ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, लेकिन इसको हम एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम भी कहते हैं. इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें देखा गया था. द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन
इज रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, मतलब क्या है, इंट्रॉन का पाया जाना रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी कहलाता है, मतलब ये हमें पास्ट का याद दिलाता है। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, और ये जो स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म हो रही है ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि सबसे पहले आरएनए ही डोमिनेंट रहा होगा, सबसे पहले जो समय है वो आरएनए का ही रहा होगा। तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, और मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। भले ही ये लेक्चर छोटा रहा है लेकिन आपके लिए सफिशियंट था और इसमें आप सब कुछ देख चुके हैं। अब बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड की हम पहले बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये समझ पाए कि ट्रांसलेशन कैसे होता है, यानी डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ये कैसे होता है। आरएनए और प्रोटीन के बीच में क्या कोई कंप्लीमेंट्री फॉलो होता है, तो समझ रहे हैं जेनेटिक कोड को।